हेलो, वेलकम टू परचम। मैं पूजा आप लोगों का परचम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हमारी ये जो क्लास है ये लास्ट बैटल की क्लास है। इसके बाद हम डायरेक्टली स्विच होने वाले हैं 1857 के रिवॉल्ट में, जिसका आप लोगों को इंतज़ार है, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से मराठा एम्पायर, सिख एम्पायर और इसके अलावा आपने देखा हैदराबाद, मैसूर, सभी पे कब्जा कर लिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, और अंत में बचा हुआ है बंगाल। अब हमको ये देखना है आज की क्लास में किस तरीके से बंगाल बनता है और फिर किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल का जो पूरा एरिया है, जिसमें बिहार भी आता है, उड़ीसा भी आता है और वेस्ट बंगाल भी आता है, किस तरीके से इस पूरे एरिया पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब्जा कर लेती है। मतलब बेसिकली आज हमें बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी के बारे में, मतलब प्लासी और बक्सर के युद्ध के बारे में आज हमें डिस्कशन करना है। इसके पहले की जो सारे वीडियोज हैं वो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं। रही बात पीडीएफ की, तो आप परचम की जब वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो आपको आज की क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। अच्छा देखिएगा, क्लास को लास्ट तक देखना है, क्योंकि लास्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। पहली बात, टॉपिक को अच्छे से समझिएगा, एकदम कहानी की तरह समझिएगा, नोट्स आपको मिल जाएंगे। बस आपको टॉपिक को समझने के बाद परचम के एप्लीकेशन पे जाना है और वहाँ जाके क्विज सॉल्व करना है, जिससे आपको पता चले कि इस टॉपिक की समझ आपको कितनी ज़्यादा डेवलप हुई है। ठीक है, तो आइए हम सेशन की शुरुआत करते हैं और एक बार लिंक को शेयर कर देंगे अगर आपको पसंद आ रहे हैं लेक्चर, आपको लग रहा है कि आने वाले एग्जाम में फ़ायदेमंद होंगे ये हमें। अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और मैडम ने जो पढ़ाया है वो सारे क्वेश्चंस मैच हो रहे हैं, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लिंक को शेयर करेंगे। ठीक है, चलो तो ये देखिएगा, ये बंगाल का पूरा रीजन है जिसमें बिहार, उड़ीसा और बंगाल शामिल था। ये पूरा बंगाल का रीजन है और यहाँ पर कौन है? मुगल बैठे हुए हैं। आपको मैंने बताया दिल्ली पर मुगल सल्तनत है। हालांकि अगर हम मुगलों की बात करें तो औरंगजेब जो थे वो अंतिम मुगल एम्परर थे, जो पावरफुल एम्परर थे। मतलब अंतिम शक्तिशाली अगर मुगल शासक की बात करें तो आप बात करेंगे औरंगजेब। लेकिन 1707 में क्या होता है, औरंगजेब की डेथ हो जाती है और उसके बाद के जो रूलर्स हैं, जैसे कि आपका मोहम्मद शाह रंगीला हो गए, फर्रुख सैयर हो गए, शाह आलम हो गए, ये लोग उतने काबिल नहीं है कि इतनी बड़ी डायनेस्टी को, इतने बड़े किंगडम को संभाल सकें। मतलब बहुत ही अयोग्य शासक है, जिसके कारण भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फायदा मिला और उसने धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फर्रुख सैयर की। तो फर्रुख सैयर जो है वो दिल्ली सल्तनत पे बैठे हुए हैं और मुगल सल्तनत के राजा बनके। ठीक है ना, ये बिल्कुल भी पावरफुल राजा नहीं है, ये अपनी अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं। तो इनके समय बहुत सारी जो रीजनल पावर्स हैं वो राइज होती हैं। फर्रुख सैयर के समय ही आप देखेंगे अवध बनता है, हैदराबाद बनता है, राजपूत बनते हैं, जाट बनते हैं और बंगाल भी बनता है। तो जितनी भी आप यहाँ पे रीजनल पावर्स देखते हैं ना, वो सभी आपको फर्रुख सैयर के समय ही देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर फर्रुख सैयर बैठे हुए हैं। तो फर्रुख सैयर का जो दीवान है या जो सूबेदार है, सूबेदार क्या होता था, किसी भी रीजन में अगर आपने किसी व्यक्ति को सूबेदार बनाया है तो वो उस रीजन में एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगा और टैक्स लेने का काम करेगा सूबेदार। तो यहाँ पर फर्रुख सैयर का सूबेदार जो है वो बंगाल में बैठा हुआ है, जिसका नाम है मुर्शिद कुली खान। तो मुर्शिद कुली खान कहाँ पर है? बंगाल में बैठे हुए। लेकिन ये जो फर्रुख सैयर है ये तो पावरफुल नहीं है, तो मुर्शिद अली खान सोचते हैं, मुर्शिद कुली खान सोचते हैं कि हम बंगाल पे अपना ही एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं और अलग से हम अपने बंगाल राज्य का उदय करते हैं। तो राइजिंग ऑफ बंगाल का अगर हम क्रेडिट देना चाहेंगे तो किसको देंगे? मुर्शिद कुली खान को देंगे। तो मुर्शिद कुली खान ने अपना अलग बंगाल बना लिया और इनका जो एरिया है, उनका जो सर्विंग रीजन है वो है 1717 से लेकर 1727 तक। ये बंगाल के पहले नवाब बनते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि बंगाल के पहले नवाब कौन थे, तो मुर्शिद कुली खान थे। अब इन्होंने कैपिटल किसको बनाया? तो मुर्शिद कुली खान ने मुर्शिदाबाद को कैपिटल बनाया। तो बंगाल की कैपिटल क्या हो गई? मुर्शिदाबाद हो गई। ठीक है, सब कुछ ठीक था, लेकिन एक डिसीज हो जाती है फर्रुख सैयर को, जिसमें ब्रिटिशर्स उसकी मदद करते हैं उसके डिसीज को ठीक करने के लिए। तो वो बहुत खुश हो जाता है और एक फरमान, एक दस्तक जारी कर देता है, मतलब एक पेपर जारी कर देता है। और फर्रुख सैयर कहता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो फ्री ट्रेड, मतलब कर मुक्त व्यापार, इनको अब टैक्स देने की जरूरत नहीं है, तो टैक्स फ्री जो ट्रेड है वो कर सकती है, ऐसा फर्रुख सैयर ने अपने फरमान में कहा।
और यही जो फरमान है एक्चुअल रीज़न बनता है, चाहे आप बैटल ऑफ प्लासी बोलें या फिर बैटल ऑफ बक्सर बोलें, यहीं से ये कहानी शुरू हो जाती है। तो फर्रुख सैयद ने एक रॉयल फरमान जारी किया ईस्ट इंडिया कंपनी को, कहा कि आपको हमारे टेरिटरी में फ्री, आपको टैक्स फ्री हम व्यापार करने की परमिशन देते हैं, साथ ही साथ हम आपको जो है वो बिहार और उड़ीसा की दीवानी भी देते हैं कि आप वहाँ से टैक्स भी ले सकें। अच्छा, अब कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है, वहाँ पर आपको वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी, वर्कर्स को आपको सैलरी देनी पड़ेगी, और सैलरी देने के लिए आपको एक मिंटिंग या प्रिंटिंग प्रेस तो होनी चाहिए, तभी तो आप करेंसी को प्रिंट करोगे। तो फर्रुख सैयद ने जो है वो इनको प्रिंटिंग प्रेस बनाने की भी आज़ादी दे दी कि अब आप अपने खुद के सिक्के बनाओ, आप फ्री ट्रेड करो, ठीक है ना, आपको हम टैक्स वसूलने का अधिकार भी बंगाल और उड़ीसा में दे देते हैं। तो ये जो रॉयल फरमान था, ये काफ़ी डेंजरस फरमान था, इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो रॉयल फरमान बाय द फर्रुख सैयद, इसको कहा जाता है। तो यहीं से ये लड़ाई शुरू होती है। साथ ही साथ फर्रुख सैयद इनको एक दस्तक देता है, एक सिग्नेचर देता है, एक दस्तक देता है कि अगर आपको कोई भी, जैसे कि अपन टोल टैक्स पे जा रहे हैं ना, टोल देने के लिए जा रहे हैं, तो आपको अगर वहाँ पे कोई भी मिलता है तो आप ये हस्ताक्षर या फरमान दिखा देना, तो आपको एकदम ट्रेड करने फ्री में मिलेगा। तो यहाँ पे एक उसको दस्तक भी मिल जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान भी मिल जाता है, जिसके कारण वो विदाउट पेइंग एनी टैक्स पूरी टेरिटरी में ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब मुर्शिद कुली खान के बाद आप देखेंगे काफ़ी सारे यहाँ पे बंगाल के नवाब रहे, सहूजुद्दौला, इसके अलावा सरफराज खान के बाद बने अली बर्दी खान। अली बर्दी खान के कोई बेटे नहीं थे, तो अली बर्दी खान ने अपनी डॉटर के सन को गद्दी पे बिठाला, जिनका नाम था सिराजुद्दौला। तो अब कहानी समझिएगा सिराजुद्दौला से, बस एक सीक्वेंस याद रख लीजिएगा, एक क्रोनोलॉजी याद रख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे। पहला नवाब मुर्शिद कुली खान, अंतिम इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला। ठीक है, तो सिराजुद्दौला गद्दी पे बैठते हैं। अब सिराजुद्दौला जो है वो जो फर्रुख सैयद का फरमान है उससे काफ़ी नाराज़ है। क्यों नाराज़ है? क्योंकि ऐसे तो हमारे जब ट्रेड फ्री में हो रहा है, फ्री में आप ट्रेड कर रहे हैं, और वो जो दस्तक है, जो फरमान है, उसका गलत उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि वो फरमान आपको फर्रुख सैयद ने दिया था कि आप ट्रेड कर सकें फ्री में, आपको किसी टैक्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे अब मेरे अच्छे टर्म्स हैं या मुझे पर्सनली अपना कोई व्यापार करना है, तो मैं गलत उपयोग उस दस्तक का करने लगी हूँ, उस फरमान का उपयोग करने लगी हूँ कि मेरे पास कोई आया, यार तुम्हें तो टैक्स फ्री है, तुम एक काम करो, ये दस्तक मुझे भी दे दो, तो मैं भी दिखा के निकल जाता हूँ टोल से, तो मुझे भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से क्या हो रहा था, इस सिराजुद्दौला का जो रेवेन्यू था वो बहुत कम हो रहा था, तो सिराजुद्दौला काफ़ी नाराज़ थे। अच्छा, अब अंग्रेज जो थे वो फोर्ट विलियम पे इन्होंने अपनी सेना, मतलब किलाबंदी जिसको बोलते हैं, सेना या आर्मी रखना शुरू की। ये बात सिराजुद्दौला को अच्छी नहीं लगी, सिराजुद्दौला ने ये इनको मना किया कि आप अपनी आर्मी नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो सिराजुद्दौला ने अटैक कर दिया किस पे? फोर्ट विलियम पे। तो फोर्ट विलियम जो कि फोर्ट है किसका? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, उस पर सिराजुद्दौला ने कब्जा कर लिया। तो सिराजुद्दौला का कब्जा करने के बाद फोर्ट विलियम में अंग्रेज डर गए, और अंग्रेज डरकर भागकर फुल्टा आइलैंड में इकट्ठे हो गए। ठीक है, कहाँ पर इकट्ठे हो गए? फुल्टा आइलैंड में इकट्ठे हो गए। साथ ही साथ कासिम बाजार पे भी नवाब का अधिकार हो गया। तो ये लोग कहाँ पर चले गए? फुल्टा आइलैंड में चले गए। आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, गूगल मैप में, कि उड़ीसा के आसपास का जो रीजन है वहाँ पे एक आइलैंड है जिसका नाम है फुल्टा आइलैंड। तो ये लोग वहाँ से चले गए भागकर। अब इसके बाद सिराजुद्दौला ने क्या किया? सिराजुद्दौला ने किया एक ब्लैक होल इंसिडेंट। ब्लैक होल इंसिडेंट क्या हुआ? तो देखिएगा, इसने क्या किया, बहुत सारे ब्रिटिशर्स को कैद कर लिया और एक कमरे में बंद कर दिया। लगभग 146 ब्रिटिशर्स को इसने कमरे में कैद कर लिया। बिल्कुल कोई भी वेंटिलेशन नहीं है, सफोकेशन के कारण काफ़ी सारे लोग मारे गए। जब 2 दिन बाद दरवाज़ा खोला गया कमरे का, तो 146 लोगों में से केवल और केवल 23 लोग ही जिंदा बचे। बाकी सारे लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण, सफोकेशन के कारण मर गए। ठीक है ना, इसे बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। तो ये जो ब्लैक होल की घटना जब सिराजुद्दौला ने अंजाम दिया इसको, ये बात पहुंच गई मद्रास में, क्योंकि आपको पता है मद्रास भी इनकी प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, और ये बात पहुंच गई ब्रिटिशर्स के वहाँ लंदन में। अब जब लंदन में ये बात पहुंच चुकी है, मद्रास में ये बात पहुंच चुकी है, तो आंसर तो देना पड़ेगा नवाब को। बंगाल के नवाब को आंसर करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव, सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति अगर हम बात करें पूरा गवर्नर्स में, तो वो होते हैं रॉबर्ट क्लाइव, और रॉबर्ट क्लाइव ही बंगाल के पहले गवर्नर होते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव को लंदन से भेजा जाता है और कहा जाता है, जाओ भाई
नवाब को समझाओ कि ये सब क्या चल रहा है। तो रॉबर्ट क्लाइव आता है और रॉबर्ट क्लाइव जो होता है वो कलकत्ता फोर्ट पर कब्जा कर लेता है और कलकत्ता के रीजन पे कब्जा कर लेता है, जिसके कारण सिराजुद्दौला डर के कारण भाग जाता है कहाँ पर, मुर्शिदाबाद, जो कि कैपिटल है। तो मुर्शिदाबाद ये लोग भाग जाते हैं। साथ ही साथ सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नया नामकरण किया था, तो याद रखना है कलकत्ता का नया नाम था अलीनगर। तो कंफ्यूज मत होना, कलकत्ता को ही अलीनगर के नाम से जाना जाता है। तो देखो कासिम बाजार को भी वापस से ले लिया, चंद्रनगर जो बस्ती थी उस पर भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया, फोर्ट विलियम में भी वापस से कब्जा कर लिया। इसलिए यहाँ पे सिराजुद्दौला को भागना पड़ा, और कहाँ पर भागना पड़ा, मुर्शिदाबाद में। तो अब इनके पास जब सिराजुद्दौला के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला दोनों मिलकर एक ट्रिटी साइन करते हैं, जिसको ट्रिटी ऑफ अलीनगर के नाम से जाना जाता है। अलीनगर की संधि कहाँ पर हो रही है? कलकत्ता में हो रही है, क्योंकि अलीनगर जो है वो कलकत्ता का ही नाम है। ये संधि कब होती है? 9 फरवरी को होती है 1757 में, ट्रिटी ऑफ अलीनगर। अब इस ट्रिटी ऑफ अलीनगर में ये कहा जाता है, देखो शांति बना के रखेंगे, है ना, बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। पहली बात तो ये कही। दूसरी बात कही, जितनी भी फैक्ट्री आपने हमारी जब्त करी है, सिराजुद्दौला का कहा आप हमारी फैक्ट्री लौटा दीजिए और हमको किलेबंदी करने की परमिशन दीजिए, हम अपने एरिया में किलेबंदी करेंगे। साथ ही साथ हम ट्रेड फ्री जो है वो मतलब टैक्स फ्री ट्रेड भी करेंगे, और उड़ीसा और बिहार से हमको दीवानी मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार भी दिया जाएगा। ये सारी बातें इस अलीनगर की ट्रिटी में कहा गया। तो सिराजुद्दौला को बहुत ही ज़्यादा इंसल्टिंग फील हुआ, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसको ट्रिटी ऑफ अलीनगर को एक्सेप्ट करना पड़ा। लेकिन अब रॉबर्ट क्लाइव सोच रहा है, यार ये तो जो नवाब है ये सही नहीं है, हमको तो दूसरा नवाब चाहिए है जो एकदम कठपुतली हो, एकदम पपेट की तरह है, उसको जो इंस्ट्रक्शन दिए जाए वो वही इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली काम करे। हमको कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति नहीं चाहिए नवाब पे, हमको तो एक ऐसा मूर्ख व्यक्ति चाहिए है नवाब के पद पर जो हमारे इशारों पे काम करे। इसलिए रॉबर्ट क्लाइव सोच रहा है कि अब हम सिराजुद्दौला को बंगाल के नवाब से हटा देंगे। तो यहाँ पर जो रॉबर्ट क्लाइव है, मैंने कहा कि बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, तो ये जो सिराजुद्दौला के कमांडर हैं मीर जाफर, तो मीर जाफर से ये मिलते हैं। इनकी जो मौसी है सिराजुद्दौला की, घसीटी बेगम, उनसे मिलते हैं। अमीर चंद्र और मानिक चंद्र जो कि दूसरे कमांडर या सेनापति हैं सिराजुद्दौला के, उनसे भी ये मुलाकात करते हैं और सब लोग मिलकर एक अलायंस बना लेते हैं अगेंस्ट द सिराजुद्दौला। मतलब रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर से बात कर ली है, घसीटी बेगम से बात कर ली है, आमिर चंद्र और मानिक चंद्र से भी बात कर ली है कि आप लोगों को सिर्फ नाटक करना है कि आप सिराजुद्दौला की तरफ से लड़ाई लड़ रहे हो। जब आप बैटल के मैदान में जाओगे ना तो चुपचाप खड़े रहना, आपको लड़ने की जरूरत नहीं, आप हमारा सपोर्ट कीजिए। अगर हम जीत जाते हैं तो बंगाल का नवाब आपको बना देंगे। तो इस तरीके से मीर जाफर जो है कमांडर, वो किसकी तरफ हो गया है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ हो गया है। तो अब यहाँ पर होती है बैटल ऑफ प्लासी, जिसको हम प्लासी के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो बैटल ऑफ प्लासी 1757 में ये बैटल लड़ी जाती है। कौन कौन के बीच में? तो सिराजुद्दौला जो कि बंगाल के नवाब है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसके कमांडर कौन है? रॉबर्ट क्लाइव है। ये लोग आपस में लड़ते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, ये तो एक धोखे वाला, एक विश्वासघात वाला आपका बैटल था, क्योंकि आपने पहले ही मीर जाफर, घसीटी बेगम, आमिर चंद्र, मानिक चंद्र को अपने फेवर में कर लिया। जब आप मैदान में जाते हो तो वो लोग तो बिल्कुल साइड में खड़े हुए हैं, उनको युद्ध से, उनको वॉर से कोई लेना देना नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है सिराजुद्दौला हार जाएंगे और वहां से भाग जाएंगे। तो सिराजुद्दौला वहां से हार जाते हैं और भाग जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि बहुत बड़े रीजन पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो जाता है। और जैसा कि यहाँ पे बोला गया था कि अगर हम बैटल जीत जाते तो बंगाल का अगला नवाब आप होंगे, तो मीर जाफर को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मीर जाफर को क्या करती है? अगला बंगाल का नवाब बना देती है। साथ ही साथ उससे काफ़ी सारे एरिया जो होते हैं, उन काफ़ी सारे एरिया से दीवान मतलब टैक्स लेने का अधिकार भी ले लेती है, और 1 करोड़ रुपए कंपनसेट करने का अधिकार भी ले लेती है कि 1 करोड़ रुपए आप हमें देंगे। साथ ही साथ आप अपनी सेना भी रखेंगे और सेना का जो भी खर्चा होगा वो भी आप करेंगे, और हम कलकत्ता की जो किला है या फोर्ट है उसमें आर्मी रख सकते हैं। ये सारी बातें या कंक्लूजन निकला किसका? बैटल ऑफ प्लासी का। बात समझ में आई? तो 23 जून 1757 की दिनांक याद रखेंगे, 23 जून 1757 को बैटल ऑफ प्लासी होता है। और मीर जाफर अब क्या हो गया है? बंगाल का नवाब हो गया है। अब देखो, एक कठपुतली नवाब है जिसको आपने अपने इशारों पे बनाया हुआ है, आप उससे डिमांड करते जाइए और वो उसको फुलफिल करेगा। तो लगातार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की डिमांड बढ़ते जा रही थी, और मीर जाफर, एक कंडीशन ऐसी आई कि इसकी इकोनॉमिक कंडीशन एकदम खराब हो गई, इसके पास पैसे ही नहीं है कि वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की डिमांड्स को फुलफिल कर सके। तो मीर जाफर जो है वो कमज़ोर पड़ गया, और मीर जाफर जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पाया। इसलिए
इसलिए रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को हटा दिया। अच्छा, आप जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मीर जाफर जो आपका ये रॉबर्ट क्लाइव है, रॉबर्ट क्लाइव को हम किंग मेकर के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसे राजा बना रहा है भाई, ये नवाब बना रहा है। पहले मीर जाफर को बनाया और अगला इसने किसको बना दिया, अब मीर कासिम को बना दिया। बात समझ में आ रही? क्योंकि मीर जाफर जो है वो सारी डिमांड्स को फुलफिल करने में अनसक्सेसफुल थे, इसलिए इन्होंने अगला जो कमांडर या अगला जो नवाब बनाया वो किसको बनाया, पपेट नवाब मीर कासिम। ठीक है, अब मीर कासिम को यहाँ पर नवाब बनाया जाता है। अब मीर कासिम थोड़ा सा इंटेलिजेंट है, मीर जाफर की तरह नहीं है। उसने ये सोचा कि अगर मैं मुर्शिदाबाद में ही रहता हूँ तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल बहुत ज़्यादा रहेगा, क्यों ना मैं अपनी कैपिटल को ट्रांसफ़र कर लूँ। इसलिए जो मीर कासिम होते हैं वो अपनी कैपिटल को मुर्शिदाबाद से ट्रांसफ़र कर लेते हैं। कहाँ पर? मुंगेर। मुंगेर कहाँ है? अभी रिसेंटली बिहार में पड़ता है ना। तो मीर जाफर की जगह अब मीर कासिम जो है वो बंगाल के नवाब बनते हैं और मुर्शिदाबाद से कैपिटल मुंगेर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। वहाँ पर वो अपनी आर्मी को ट्रेन करते हैं, वहाँ से कैनन्स बनाना, बंदूक बनाना, राइफल बनाना शुरू करते हैं। और वो ये सोचते हैं कि ये जो दस्तक है या फरमान है, ये जो दस्तक है ये फरमान है, अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो मानेगी नहीं, वो तो टैक्स देने से रही, तो क्यों ना इस दस्तक और फरमान को सबके लिए वैलिड कर दिया जाए। मतलब जो हिंदू राजा हैं, हिंदू राजाओं को भी परमिशन दे दी जाए कि आप दस्तक का इस्तेमाल कर सकते हो, उस फरमान का उपयोग कर सकते हो। तो ये बात जो है वो इंसल्टिंग लगती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस करना शुरू कर देते हैं मीर कासिम। नए नए टैक्सेस को इम्पोज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि रेवेन्यू कहीं से तो जनरेट करना पड़ेगा। जब आप ट्रेड कर रहे हो, ट्रेड करने के बाद आप टैक्स भी नहीं दे रहे हो, तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा? तो हमको अगला दूसरे टैक्सेस इम्पोज करने पड़ेंगे। तो मीर कासिम दूसरे टैक्सेस लगाता है और फरमान मतलब दस्तक का उपयोग करने का अधिकार सभी को दे देता है। केवल ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए नहीं, अब हिंदू राजा जो इंडिया में किंग्स हैं वो भी ट्रेड करने के लिए इस दस्तक का प्रयोग कर सकते हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी नाराज़ होती है और यहीं से शुरुआत होती है बैटल ऑफ बक्सर की, बक्सर की लड़ाई की। तो यहाँ पर देखिएगा, जब मीर कासिम बार बार इंटरफेरेंस करता है तो रॉबर्ट क्लाइव मीर कासिम को भगा देता है कि मीर कासिम अब तुम बंगाल के नवाब नहीं हो, वापस से मीर जाफ़र को जो है वो बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। तो पहले सिराजुद्दौला थे, फिर मीर जाफ़र को बनाया, फिर मीर कासिम को बनाया और वापस से अब किसको बना दिया है? मीर जाफ़र को बना दिया है और मीर कासिम को भगा दिया। और जब मीर कासिम को भगा दिया तो ये भाग के कहाँ पर गए? तो भाग कर ये गए अवध। कहाँ पर गए? अवध के नवाब के पास। और अवध के नवाब का नाम है सुआजुद्दौला। तो अवध का नवाब सुआजुद्दौला, मीर कासिम जिसको बंगाल से भगा दिया गया है, और मुगल शासक जिसका नाम है शाह आलम सेकेंड, ये अवध में ही अभी प्रेजेंट है। तो ये तीनों मिलकर एक अलायंस बना लेते हैं अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन कौन? मीर कासिम, सुआजुद्दौला और शाह आलम सेकेंड। ठीक है, सुआजुद्दौला कौन है? अवध के नवाब है। शाह आलम सेकंड कौन है? मुगल किंग है। और मीर कासिम बंगाल का नवाब है जिसको भगा दिया गया, क्योंकि अब बंगाल का नया नवाब कौन बन गया है? मीर जाफर बन गया है। तो ये तीनों मिलकर एक अलायंस बना लेते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रिप्रेजेंट कौन कर रहे होते हैं? हेक्टर मुनरो। तो हेक्टर मुनरो और इस अलायंस के बीच में 1764 में एक बैटल होती है जिसको बैटल ऑफ बक्सर के नाम से जाना जाता है। बक्सर का युद्ध, तो बैटल ऑफ बक्सर होती है। अब इस युद्ध में क्या होते हैं? शाह आलम सरेंडर कर देते हैं कि भाई हमसे तो लड़ाई नहीं होगी। फिर कुछ समय बाद सुआजुद्दौला भी बोल देते हैं कि हम भी नहीं लड़ पाएंगे और मीर कासिम भाग जाते हैं कहाँ पर? दिल्ली। मतलब कह सकते हो आप कि जो हेक्टर मुनरो होता है वो बैटल ऑफ बक्सर को जीत जाता है और पूरे के पूरे बंगाल पे अब कब्जा किसका हो गया है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया है। ऐसा बोला जाता है कि बैटल ऑफ बक्सर जो है इसने डिसाइड कर दिया कि आगे आने वाले 200 सालों तक अब ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में रूल करने वाली थी। अब बैटल ऑफ बक्सर हो गया है, ये लोग तो तीनों हार गए हैं। अब इनके साथ कोई ना कोई समझौता या कोई ना कोई ट्रिटी साइन करनी पड़ेगी। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि सबसे इंटेलिजेंट जो गवर्नर था वो रॉबर्ट क्लाइव था। अब रॉबर्ट क्लाइव तो जा चुके हैं। अब यहाँ पर इनके बीच में, इस अलायंस के बीच में ट्रिटी करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव को वापस से लंदन से बुलाया जाता है। तो देखो, रॉबर्ट क्लाइव लंदन से चले आ रहे हैं 1765 में और रॉबर्ट क्लाइव आके ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद साइन करते हैं। तो याद रखिएगा, बैटल ऑफ बक्सर में कौन था? बैटल ऑफ बक्सर में जो थे वो हेक्टर मुनरो थे। लेकिन हेक्टर मुनरो के साथ इनकी ट्रिटी नहीं हुई। इनकी जो संधि या इलाहाबाद की जो संधि हुई है वो रॉबर्ट क्लाइव के साथ हुई है। 2 फेजेस में ये ट्रिटी देखने को मिलती है। एक होती है 12 अगस्त को 1765 में
और सेकंड होती है 16 अगस्त को 1765 में। तो ये दो ट्रिटीज़ अलग अलग डेट पर होती हैं। एक होती है शाह आलम सेकंड के साथ और दूसरी होती है सिराजुद्दौला जो कि अवध के नवाब हैं उनके साथ। तो बड़ा इंटेलिजेंट है रॉबर्ट क्लाइव। तो सुनिएगा रॉबर्ट क्लाइव क्या कहता है। रॉबर्ट क्लाइव पहले मिलता है शाह आलम सेकंड से और शाह आलम सेकंड से कहता है कि इलाहाबाद और काड़ा का जो रीज़न है वो हम आपको देते हैं, आप वहाँ पर रूल कीजिए और आपका जो पूरा रीज़न है उस पर टैक्स वसूलने का अधिकार, दीवानी का अधिकार हमको दे दीजिए और हर साल हम टैक्स वसूलने के बदले 26 लाख रुपए आपको देंगे। क्या समझ में आया। इलाहाबाद की जो ट्रिटी साइन हो रही है शाह आलम सेकंड के साथ, उसमें ये कहा जा रहा है, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या कहा कि आप इलाहाबाद और काड़ा का जो रीज़न है, इलाहाबाद और काड़ा का रीज़न जो है वो हम आपको देते हैं, शाह आलम सेकंड को बोला। साथ ही साथ कहा कि आपका जो रीज़न है मतलब बिहार और उड़ीसा में आप टैक्स फ्री हमको दीवानी मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार दीजिए, फ्री में व्यापार करने का अधिकार दीजिए, सेना रखने का अधिकार दीजिए, किलेबंदी करने का अधिकार दीजिए और बदले में 26 लाख रुपए हम आपको एडमिनिस्ट्रेटिव संभालने के लिए, मतलब ये सब जो आप टैक्स वसूलने का अधिकार हमको दे रहे हैं उसके लिए हम आपको 26 लाख रुपए देंगे। बदले में जितना भी हमको जो नुकसान हो रहा है ना, जितना भी नुकसान हुआ है उसके बदले आप हमको कंपनसेट भी कर दीजिए। तो ऐसा करके ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद साइन होती है शाह आलम सेकंड के साथ। तो 53 लाख रुपीस जो है वो शाह आलम से ले लेता है कौन, रॉबर्ट क्लाइव। अब रॉबर्ट क्लाइव जा रहा है सिराजुद्दौला के पास। सिराजुद्दौला से क्या कहता है कि इलाहाबाद और काड़ा का जो तुम्हारा रीजन है वो आप हमको दे दो, और जबकि उसने तो इलाहाबाद और काड़ा का रीजन पहले ही जो है वो मुगल सल्तनत के बादशाह को मतलब शाह आलम सेकंड को दे चुका है। ध्यान से समझिए मैं क्या समझाना चाहती हूँ। एक तरफ है शाह आलम और दूसरी तरफ है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला से इलाहाबाद और काड़ा लिया और दे दिया किसको, शाह आलम को। आप वहां पर रहिए, वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन संभालिए, वहां पर राज कीजिए, ठीक है। फिर इनको कहा, शाह आलम को क्या कह रहे हैं कि शाह आलम को कह रहे हैं कि बिहार और आपके बिहार में, बंगाल में फ्री ऑफ टैक्स जो है वो हम ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे, टैक्स वसूलेंगे, दीवानी अधिकार है और बदले में हम आपको 26 लाख रुपए देंगे। साथ ही साथ हम आपके राज्य में अपनी सेना रखेंगे और सेना का जो भी खर्चा होगा, एडमिनिस्ट्रेशन संभालने का जो भी खर्चा होगा वो आप कंपनसेट करेंगे। तो 53 लाख रुपीस जो है वो किससे ले लिए, शाह आलम से ले भी लिए और बदले में 26 लाख रुपये देने का वादा किया। सिराजुद्दौला से इलाहाबाद और काड़ा तो ले ही लिया। उसने कहा कि आपने युद्ध की शुरुआत की है, आप लोगों ने अलायंस बनाई, इससे हमको काफ़ी नुकसान हुआ है, आप 50 लाख रुपए कंपनसेट कीजिए। तो सिराजुद्दौला से 50 लाख रुपए भी ले लिए और कहा कि आप एक बफर स्टेट रहेंगे और यहाँ पर हम अपनी आर्मी रख सकते हैं। ये रॉबर्ट क्लाइव ने ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद में साइन किया। तो आप देख सकते हैं कि शाह आलम को भी कंट्रोल में कर लिया, सिराजुद्दौला को भी कंट्रोल में कर लिया और बेचारा वो मीर कासिम वो तो दिल्ली में भाग ही गया है और बंगाल पे इस तरीके से पूरा कब्जा जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में धीरे धीरे मराठा, सिख, जाट, राजपूत, हैदराबाद का निज़ाम, मैसूर और बंगाल के नवाब, इन सब को हटा दिया और पूरे के पूरे भारत में अब कब्जा किसका है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का है। और अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नई नई पॉलिसी बनाना शुरू करेंगी जिसके कारण छोटे छोटे मूवमेंट होना शुरू होंगे और सबसे बड़ा जो मूवमेंट यहाँ पर होगा वो 1857 का रिवॉल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट सेशन में हम बात कर रहे होंगे छोटे छोटे रिवॉल्ट के बारे में जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि मोपला विद्रोह या मोपला रिवॉल्ट के बारे में पूछा जाता है। तो छोटे छोटे रिवॉल्ट के बाद हम अपना बड़ा रिवॉल्ट 1857 का रिवॉल्ट डिस्कस करेंगे। बात क्लियर है? तो बिल्कुल हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। उसके पहले आप इस प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर हमको कमेंट सेक्शन में देंगे। क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्लैंक। तो प्लासी का जो युद्ध है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच में हुआ, मीर जाफर, सिराजुद्दौला, सुजाउद्दौला या फिर शाह आलम सेकेंड। आपका जो भी आंसर है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और बस इस हायरार्की को, इस क्रोनोलॉजी को एक बार याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से अगर क्वेश्चन सीक्वेंस के अकॉर्डिंग पूछ लिया जाए तो आपको पता हो कि पहले मुर्शिद कुली खान थे, फिर सिराजुद्दौला मतलब सिराजुद्दीन मोहम्मद खान बने, फिर सरफराज बने, अली वर्दी खान बने और फिर सिराजुद्दौला बने। सिराजुद्दौला के बाद कौन आया था, मीर जाफर आए थे। मीर जाफर के बाद मीर कासिम, फिर मीर कासिम को भगा दिया, फिर मीर जाफर आ गए और फिर बन गया रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर। तो जो भी इसका आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।
ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में अपने अगले टॉपिक के साथ विच इज़ 1857 रिवॉल्ट। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।